पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और ये जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये 2023 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2024 वाला पेपर चूँकि मैंने पहले ही सॉल्व करा के रखा है, इस वजह से हम 2024 का ना तो हिंदी का सॉल्व करा रहे हैं ना कुछ और। 2012 से 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारा जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कुछ पूछ रहे हैं। पहले पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, ठीक है। आपको दिए गए विकल्प में से विषम का चयन करना है। अब सबसे अच्छा ना मुझे जो लगता है वो यही जो है लेटर सीरीज ही लगती है। लेटर सीरीज सॉल्व करने में मज़ा आती है। तो देखिए आपके पास जो पहला ऑप्शन है उसमें AXCZ दिया है, बी वाले ऑप्शन में JOKQ दिया है, सी वाले ऑप्शन में TBVD दिया है, वहीं डी वाले में आपको FRHT दिया है, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑड है, ठीक। इसके लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें इसके लिए सबसे पहले देख लेना चाहिए कि इसकी जो नंबरिंग है वो कर लेनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारा जो ABCD है यानी कि जो हमारे लेटर सीरीज़ है उसमें A से लेकर के Z तक टोटल 26 नंबर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो उसमें ना अगर आप इसको रैंकिंग करेंगे तो सही रहेगा। जैसे A का 1, B का 2, C का 3, ठीक है, D का 4, E का 5। और इसको याद करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, इसको हम लोग इजोटी करके याद रखते हैं। कैसे? इजोटी, ऐसे इजोटी करके याद रहता है। तो E का 5 हो जाता है, J का 10 और O का 15, T का होता है 20 और Y का होता है 25। और इसके बीच में 4 ही लेटर्स आने हैं तो फिर आराम से हो जाता है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग इसकी जो है देखेंगे रैंकिंग, इसको हम लोग नंबरिंग करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या होना है। ए का क्या होता है? ए का होता है 1। वही यक्ष की बात करें तो देखिए XYZ टोटल होते हैं 26 और हमने देखा कि Y का होता है 25 और यक्ष के जस्ट बाद Y आ रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 24। वहीं C का होता है 3 और Z का होगा 26, ठीक है। तो आप देखिए 1 से 3 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व करके भी दिखाया गया है तो यहीं पे देख लेते हैं कि 1 से 3 हो रहा है यानी कि 2 प्लस हो रहा है और 24 से 26 हो रहा है यानी कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप देखिए A से 2 मतलब कि 2 प्लस होकर के C बना, 24 में यक्ष था, यक्ष से 2 प्लस होकर के Z बना। वैसे ही सेम जो है कंडीशन अगले जो हमारे लेटर्स दिए हुए हैं उसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा वही वाला इसका उत्तर हो जाएगा। बी वाले को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि J और O K और Q दिया, ठीक है। तो J का अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, मैंने J का भी आपको बताया ना कि 10 होता है, ठीक है। इजोटी वाले में J का 10, O का क्या होता है 15, ठीक है। K का क्या हो, एक सेकेंड, ये 15 तो कुछ अजीब ही दिख रहा है, अब ये 15 है, ठीक है। तो J का 10 हुआ, O का 15 हुआ, K का देखिए क्या हो जाएगा, K का होता है 11, ठीक है। और वहीं Q की बात करें तो O का अगर 15 है तो P का 16 होगा, P के बाद जस्ट Q आता है तो इसका होगा 17। तो आप देखिए 10 से क्या हो रहा है 11, अर्थात केवल 1 प्लस हो रहा है। और 15 से 17 ये वाला तो ठीक है, लेकिन 10 के बाद जो 11 हो रहा है ये 11 ना होकर के इसमें 2 ऐड होना चाहिए था, 12 होना चाहिए था। तो इस वजह से ना यही वाला रॉन्ग हो जाएगा और हमसे जो उत्तर पूछा जा रहा है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। वहीं अगर आप चाहें तो टी, बी और वी तथा डी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे टी का क्या होता है, टी का होता है 20, ठीक है। और बी का क्या, वी का, ये बी का होता है 2 और वी का क्या होता है 22 और डी का होता है 4। तो आप देखिए 20 से 22 यानी कि 2 प्लस हो रहा है और 2 से 4 अर्थात 2 प्लस हो रहा है। तो और सब ठीक है, केवल बी वाला ही ऐसा है जिसमें रॉन्ग जो है ये बन रहा है। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और आपको ध्यान रखना है हाँ कि मतलब नंबरिंग वगैरह, नंबरिंग का मतलब है ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 पे है, हम लोग डायरेक्ट 1 से क्यों नहीं शुरू किए, क्योंकि ये यूथ कंपटीशन की बुक से हम इसको जो है ट्राई कर रहे हैं। ट्राई इट मीन्स हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि पेपर में ना इस तरह से थोड़ी ना दिया रहता है कि पहला वाला क्वेश्चन रीजनिंग का है, दूसरा रीजनिंग का, तीसरा नहीं, उसमें चूज करना पड़ता है, आप अपने हिसाब से चूज करो। तो इस वजह से ये कौन सा नंबर है इस पर मत जाइएगा, बस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कुल मिला करके। यहाँ आपको अगला जो क्वेश्चन है वो जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन से हमेशा एक क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए ये ना बहुत उलझाऊ टाइप का लग रहा है बहुत सिंपल सी इक्वेशन लेकिन है बहुत उलझाऊ। क्या कह रहे हैं कि
श्याम राम का मित्र है। केवल मतलब फालतू आपको परेशान करने के लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बस, कि श्याम जो है वो राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वो कौन है। ठीक है, तो मनीष नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी तरफ इशारा करते हुए राम से पूछ रहे हैं श्याम कि बताओ भैया जो मनीष है वो आपके कौन है। तो राम ने क्या कहा, राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि मनीष का राम से क्या संबंध है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो मनीष का बेटा है ना वो मेरे बेटे का चाचा लगता है, और मनीष का राम से क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कुल मिलाकर के, एक सेकेंड थोड़ा इसको नीचे करते हैं, जो मनीष है, मनीष इनका जो बेटा है, मनीष का बेटा वो राम के बेटे का चाचा है, राम के बेटे का चाचा है, बेटे का चाचा है। आपको जो संबंध बताना है वो मनीष और राम के मध्य क्या संबंध होगा ये बताना है। ठीक, चलिए अब जब भी हमें इस तरह की मतलब सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस, हम ना कुछ सिंबल याद रखते हैं। जैसे जो प्लस सिंबल है वो पुरुष के लिए होता है, माइनस सिंबल जो है वो महिला के लिए यूज़ करते हैं। बराबर का जो संबंध होता है वो कुछ लोग इसको भाई बहन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसको पति पत्नी के लिए यूज़ करते हैं। आप चाहे जिसके लिए यूज़ करिए, कुल मिला के आपको ये कन्फर्म रहे कि हाँ इसी रिलेशन के लिए यूज़ किया। ठीक है, और जैसे बाप का अगर चित्र मतलब बाप को अगर डिनोट करना है तो आप ऊपर एरो करके प्लस कर सकते हैं, मम्मी को डिनोट करता है तो ऊपर मतलब कि एरो करके माइनस कर सकते हैं। अगर बच्चे को डिनोट करना है तो आप नीचे एरो करके, अगर महिला मतलब फीमेल बच्चा है तो अगर मतलब बेटी है तो माइनस करिए और बेटा है तो प्लस करिए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स है इसमें, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कह रहे हैं कि मनीष जो है ना उनका बेटा राम के बेटे का चाचा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये हैं भैया मनीष और ये हैं इनके बेटे। कौन है बेटे ये नहीं बताया गया है, इनके पुत्र का क्या नाम है ये सब नहीं बताया गया है। फिर आपसे कह रहे हैं कि राम के बेटे का चाचा है। सपोज दैट आपने राम को यहाँ माना और ये राम का बेटा है। ठीक है, अब चाहे चाचा हो, चाहे पापा हो, चाहे दादा हो, ये सब एक ही मतलब कि माने जाएंगे। तो आपसे कह रहे हैं कि राम के बेटे का चाचा है, तो ये जो है चाचा है किसके, राम के बेटे के। कौन, मनीष का बेटा। कौन है मनीष का बेटा, कुछ पता नहीं। अब आप सोचिए मेरे बेटे का चाचा जो है मतलब जो मेरा बेटा है वो किसका चाचा कहलाएगा। आपको ये तो समझ ही आ रहा होगा कि हमारा अपना बच्चा वो चाचा किसका कहलाएगा, हमारे ही बच्चे के बच्चे का। तो इस हिसाब से आप देखिए कि मनीष का राम से जो संबंध पूछा गया है ये क्या है, तो मनीष जो है ना वो पापा हैं किसके, राम के। तो इस हिसाब से आप देखिए कि मनीष का जो संबंध है वो राम से कैसा हो जाएगा, पिता के तुल्य हो जाएगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है वहाँ पे चल के हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना है, बहुत सिंपल सी ये बात है, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि जो हमारा बच्चा है वो चाचा किसका कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे खुद के ही बच्चे के बच्चा का चाचा कहलाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए कि मनीष जो है वो राम के क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से है। किससे है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर से है। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं, इंक ज़्यादा ही पतली हो गई है। तो देखिए इसमें आपसे कह रहे हैं कि यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है, कब, 31 मार्च 2008 को इनके द्वारा सोमवार बताया जा रहा है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। कुल मिलाकर के सार बदलेगा, आपको इसमें ना डेट वगैरह में कोई मतलब की समस्या नहीं आने वाली। तो ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सी एक बात याद रखना है आपको कि ऐसे वर्ष जो सामान्य वर्ष हैं जब वो सेम तिथि आपको दोबारा से लानी होगी तो केवल और केवल एक दिन आपको प्लस करना होगा। सपोज दैट अगर आप देखिए कह रहे हैं कि 31 मार्च 2008 को सोमवार है। ठीक है, तो अगर 31 मार्च 2008 को है सोमवार तो आपको 31 मार्च 2009 को क्या मिलेगा, केवल आपको एक दिन प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, चलिए थोड़ा मतलब प्लेन पेज में देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन कि 31 मार्च 2008 को सोमवार है, कब, सोम है,
और आपसे पूछ क्या रहे हैं कि 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए 2008 चूंकि ये कोई लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर के लिए जो है सॉरी, अगर ये एक मिनट और जाने रहिए, सपोज दैट अगर ये लीप ईयर है या नहीं है, ये तो यहाँ पे जो है मतलब कन्फ्यूज़न होना ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो फरवरी की वजह से होता है और यहाँ फरवरी दिया ही नहीं है, तो ये लीप ईयर है कि नहीं है ये हमारे लिए काम का पॉइंट ही नहीं है, तो आप इसको छोड़िए कि ये लीप ईयर है। चलिए इसको छोड़ा। अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिलाकर के ये देखना है कि 2008 के बाद क्या कोई लीप ईयर आ रहा है, और वो कैसे हमें पता चलता है, तो कुछ नहीं, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से जो है डिवाइड हो रहे हैं तो वो लीप ईयर माना जाता है। अगर 4 मतलब कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। हर चौथे साल में लगभग आपको लीप ईयर देखने को मिल जाता है। तो आप देखिए कि 2008 जो है, 2008 को इन्होंने कहा कि मंडे है, तो 2009 को क्या हो जाएगा, केवल एक दिन प्लस होगा अर्थात ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, और 2010 को क्या होगा, फिर केवल और केवल एक दिन प्लस हो जाएगा अर्थात वेडनेसडे हो जाएगा। तो 2011 को क्या हो जाएगा, केवल और केवल एक ही दिन प्लस होगा अर्थात थर्सडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब आपकी तारीख सेम दी हो, केवल और केवल साल दर साल चेंज होकर के ईयर अकेले चेंज हो रहा हो, यानी कि 2008 का दिया है और वही तिथि 2011 में किस दिन को पड़ेगी, तो केवल और केवल आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि जो इन्होंने कैलेंडर दिया हुआ है उसमें जो ईयर दिया है क्या वो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो 2 दिन का प्लस होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो सिंगल दिन का प्लस होगा। सपोज दैट अभी 2012 होता तो 2012 में आप क्या करते, चूँकि मार्च जो है आपको 31 मार्च 2012 की सपोज दैट अगर तिथि पूछी जाती तो 2012 वाले में ये एक लीप ईयर आ जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2012 वाली फरवरी इसमें ऐड हो जाती तो एक दिवस ऐड हो जाता। लेकिन चूंकि ये जो है ऐसी तिथि पूछी गई है जिसमें लीप ईयर को आना ही नहीं है, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार। तो देखते हैं बृहस्पतिवार कौन से ऑप्शन में दिया है। तो देखिए बृहस्पतिवार आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में बृहस्पतिवार दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा। अगला क्वेश्चन भी देखिए कैलेंडर से ही दिया हुआ है और ये वही वाला क्वेश्चन है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हाल ही में RO जो 25 मतलब कि 2025 को हुआ था, 2023 वाला, उसमें भी पूछा गया था। तो इसमें ना आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। ठीक है, यानी कि 2009 के जैसे सेम कैलेंडर किस साल का होगा ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। जैसे जो ईयर आपको दिया हुआ हो पहले तो आप उसको 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, जैसे आप 2009 को 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 2009 को नहीं, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करिए, तो 0 का कुछ करना नहीं है, 9। जब आप 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो है 2 बार इधर जाएगा 8 और इसका 1 बचेगा शेषफल। क्या बचेगा? तो 4 दूनी 8, बचा कितना शेषफल? केवल और केवल 1। आपको याद रखना है कि जब भी शेषफल 1 बचे तो आपको क्या करना है, जो ईयर दिया हुआ है उसमें कितना वर्ष जोड़ देना है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अगर 1 बच रहा है तो आपको उस ईयर में 6 साल जोड़ देने हैं। अगर 0 बच रहा है तो आपको 28 साल जोड़ देने हैं। अगर 2 बच रहा है तो आपको 11 साल जोड़ देने हैं। अगर 3 बच रहा है तो भी 11 साल जोड़ देने हैं। और 4 बचने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि 4 से आप डिवाइड ही कर रहे हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर शेषफल 0 आ रहा है तो आपको 28 साल प्लस करना है। अगर शेषफल 1 आ रहा है तो आपको 6 साल प्लस करना है। तो 2009 में अगर आप 6 प्लस करेंगे, 2009 प्लस 6 साल, तो ये क्या हो जाएगा, 9 6 15 होता है ना, तो ये 2015 हो जाएगा। अर्थात 2015 का जो कैलेंडर है ना वो 2009 की तरह होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है इसका उत्तर। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाएं कि कौन से वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, तो आपको ये जो शेषफल से संख्याएं ऐड करनी है ये आपको ऐड करना पड़ेगा, वरना फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है ना वो वेन डायग्राम से आया हुआ है। तो कभी कभी ना इसको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी आसानी से बन जाता है। चलिए पढ़ते हैं। आपसे कह रहे हैं कि सभी बालक सत्यवादी हैं। तो चलिए पहले इसका चित्र बना लेते हैं कि अगर ये सभी बालक हैं तो क्या है भैया, सत्यवादी हैं। तो सपोज दैट ये बालक हैं, सभी बालक क्या हैं, सभी बालक सत्यवादी हैं। क्या है, सत्यवादी हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि कमल बालक है। तो भैया जब सारे बालक हैं तो कमल भी बालक है, ये कमल का हो जाएगा घेरा। ठीक,
तो सब कह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं कि सभी बालक सत्यवादी हैं, अर्थात सभी बालक क्या हैं, सत्यवादी हैं। कमल भी बालक है, तो इसका इस तरह से चित्र बनेगा। हमारे पास निष्कर्ष क्या है, कमल सत्यवादी है। तो हाँ, जब सभी बालक सत्यवादी हैं और कमल बालक है तो जाहिर सी बात है कि कमल भी सत्यवादी होगा। पहला वाला निष्कर्ष तो निकल आएगा। दूसरा कह रहे हैं कि सभी सत्यवादी बालक होते हैं। तो क्या ऐसा कहीं पे मतलब कि आपको देखने से लग रहा था कि सभी बालक सत्यवादी होते हैं? नहीं ना। तो आप देखिए इसका उत्तर केवल और केवल पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में बता भी दिया गया है कि आप देखिए, अगर ये मतलब कि कमल है, ये बालक है और ये सत्यवादी हैं, तो सारे बालक सत्यवादी होते हैं। कमल भी बालक है लेकिन मतलब कि सभी सत्यवादी बालक होते हैं, इस तरह का निष्कर्ष यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी से आया हुआ है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक घड़ी है जो रविवार को दोपहर 2:03 पीछे है। अर्थात ये जो घड़ी है ना, वो जब 2 बजना चाहिए था तो उस टाइम पे अपने घड़ी में ये 1:57 का समय दिखा रही है। ठीक है, तो एक घड़ी है जो रविवार को दोपहर 2:03 पीछे है। वही कह रहे हैं कि और मंगलवार को ये दोपहर में 2:05 आगे है। अर्थात जब 2 बजना चाहिए था तो ये घड़ी में क्या दिखा रहा है, 2:05। ठीक है, कह रहे हैं इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ये घड़ी कब सही समय दिखाएगी। तो देखिए, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि भैया रविवार को ये क्या कर रही है, ओहो सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकंड, हाँ सॉरी, थोड़ा पूरा का पूरा गैलरी खुल गया था। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि रविवार को ये बता रहा है कि रविवार को जब 2 बजना चाहिए था तो 2 मिनट पीछे है। अर्थात 1:57 पे ये आपको 2 बजा दे रही है। और वहीं मंगलवार को, सोमवार तो ये खा ही गई है, मंगलवार को जब 2 बजना चाहिए था तो ये 2:05 का गैप दिखा रही है। अर्थात यहाँ आप देखिए तो ये 3 मिनट पीछे है और यहाँ ये 5 मिनट आगे है। तो आप इन 3 और 5 को कर लीजिए ऐड। अर्थात जो अंतर निकल के आ रहा है इस घड़ी का, वो कितना निकल के आ रहा है, 3 और 5 अर्थात 8 का। ठीक है, तो इन 2 दिनों के भीतर इसने क्या किया है, 8 मिनट का अंतर दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ये 8 मिनट का अंतर दिखा रही है तो इसको हम लोग चलेंगे सॉल्व करने, तो आपको समझ आएगा कि क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो ये टोटल 2 दिनों में इतना अंतर दिखा रही है। अर्थात मतलब रविवार से सोमवार, सोमवार से मंगलवार, टोटल आप देखिए 48 घंटे में। ठीक है, 48 घंटे में इसने 8 मिनट का अंतर दिखाया है। कितना मिनट का अंतर दिखाया है, तो 48 घंटे के भीतर इस घड़ी ने आपको टोटल 8 मिनट का अंतर दिखाया हुआ है। तो हम लोग इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर 1 मिनट की हम बात करें तो 1 मिनट में इसने कितना अंतर दिखाया है, तो आप देखिए 48/8 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो आप देखिए यदि इसका 1 मिनट का तो 6 निकल के आया, 1 मिनट नहीं कहेंगे इसको, 1 घंटा कहेंगे। दरअसल ये 1 मिनट नहीं है, 1 घंटे में जो है इसने कितना दिखाया है, 48 घंटे में अगर इसने 8 मिनट का अंतर दिखाया, अर्थात 1 घंटे में इसने 6 मिनट का अंतर दिखाया। हमको जो है अंतर टोटल मतलब कि 3 मिनट का जो अंतर है वो दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि ये 3 मिनट का जो अंतर है वो कितने टाइम में दिखाया होगा इसने। तो 3 मिनट के अंतर की यदि हम बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 48/8 गुणे 3 कर देना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 छंग 48 अर्थात 6 गुणे 3 बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के इसने 18 घंटे के भीतर आपको कितना मिनट का अंतर दिखा दिया है, तो 3 मिनट का जो अंतर है, एक सेकंड, तो टोटल आप देखिए कि 3 मिनट के अंतर में ये घड़ी 18 घंटे आगे हो गई। ठीक है, 18 घंटे आगे हो गई है। इस हिसाब से अगर हम देखें कि अगर हमें इसका सही समय निकालना है तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जो ये रविवार को दोपहर 2 बजे, रविवार दोपहर 2 बजे में हमें 18 घंटे प्लस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, 18 घंटे प्लस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप इसमें 18 तो जब आप इसमें 18 घंटे ऐड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि रविवार को दोपहर 2 बजे अगर 18 घंटे इसमें आप ऐड करेंगे तो पहले तो 12 घंटे ऐड करेंगे, क्योंकि दोपहर का अगर 2 बजा है तो जाहिर सी बात है इसमें 12 घंटा जब ऐड करेंगे तो ये रात वाला 2 बजाएगा। ठीक है, लेकिन तारीख चेंज हो जाएगी, तारीख इट मीन्स दिन जो है वो बदल जाएगा। तो जब आप इसमें 12 घंटे जोड़ेंगे, ठीक है, 12 घंटे इस वजह से जोड़ रहे हैं ताकि थोड़ा आसानी हो जाए। तो 12 घंटे जब आप इसमें मतलब कि प्लस करेंगे तो आप देखिए सोमवार को जो भोरहिया वाला होता है 2, यानी कि रात का 2 बजे कितना मतलब कि कितने घंटे ये ख़त्म हो गया, तो इसमें जो 6 घंटे मतलब 12 घंटे हैं वो ख़त्म हो गए।
गए। तब 18 में से जब 12 ख़त्म ही हो गया, बचा कितना हमारे पास 6 घंटे, 6 घंटे। ठीक है, तो आप जब इस 2 बजे में 6 घंटे को भी मतलब कि ऐड कर देंगे तो ये बज कितना जाएगा, 8 बज जाएंगे। तो आप देखिए कि ये जो घड़ी है ना वो 8 बजे सोमवार को सही समय दिखाई होगी। कब? 8 बजे सोमवार को इस घड़ी के द्वारा सही समय जो है वो दिखाया गया होगा। चलिए इसको हम लोग जो बुक में दिया हुआ है उस हिसाब से देख लेते हैं, शायद उस वजह से ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए आपको। तो देखिए बुक में भी आपको वैसे ही दिया गया है कि रविवार 2 बजे ये 3 मिनट पीछे है और मंगलवार 2 बजे ये 5 मिनट आगे है। इस हिसाब से इन दोनों के मध्य का अंतर वही 8 मिनट निकल के आया। तो टोटल 8 मिनट के अंतर में ये 48 घंटे आगे निकल गई है। अब 3 मिनट के अंतर में हम देखेंगे तो 48 भागे 8 गुणे 3 घंटे आगे हो जाएगी, अर्थात टोटल 18 घंटे आगे हुई। तो जो घड़ी है उसका सही समय कब रहा होगा, दोपहर 2 बजे रविवार प्लस 18 घंटे, मतलब कि इसका मतलब हुआ सोमवार सुबह 8 बजे इस घड़ी में सही समय जो है वो दिखाया गया रहा होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन भी जस्ट बगल में ही दिया हुआ है। इसमें आपसे कह रहे हैं कि जो संबंध 6 और 16 में है, क्या कि जो संबंध 6 और 16 में है वही संबंध आपको बताना है 12 और किस में होगा। इन ऑप्शंस में आपको चूज करना है कि 12 के साथ इस तरह का संबंध किसके साथ होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। विकल्प आपके पास है 23, 29, 42 और 34। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिर इन दोनों के मध्य संबंध है किस टाइप का, मतलब कौन सा संबंध इसमें बना हुआ है। तो अगर हम देखें कि कैसे 6 से 16 लाया जा सकता है, तो अगर हम देखें तो 6 दूनी 12, 12 4 16 लाया जा सकता है। 1 सेकेंड, हाँ, अगर हम 6 गुणे 2 करें तो 6 दूनी 12, अगर 4 इसमें ऐड कर दें तो हो जाएगा 16। क्या इस तरह से संबंध कोई बन रहा है? तो 12 दूनी 24, 24 में अगर हम 4 ऐड करेंगे 28, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला तो नहीं होगा। फिर दूसरा हम लोग माइनस में कर सकते हैं, जैसे अब इतना तो कम से कम गुणा करना ही पड़ेगा जिसमें जो है आसपास की संख्या आ जाए, वरना आप पता चला कि 6 कम 6 कर रहे हैं उसके बाद 10 ऐड कर रहे हैं, इतना भी अंतराल नहीं रखा जाता। तो अगर हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 त्रिक 18 होता है। ठीक है, और 18 में से अगर आप 2 माइनस कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसमें भी ऐसा देख लेते हैं कि अगर हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36 होता है। क्या होता है? 12 तीन 36, और 36 में से अगर आप 2 घटा दें तो ये हो जाएगा 34। और इस तरह का जो ऑप्शन है वो हमारे विकल्प में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। तो इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। अब आपको ध्यान रखना है कि रीजनिंग का कोई ऐसा वो नहीं होता कि यही वाला पैटर्न लागू होगा, नहीं। जिस तरह का संबंध उन्होंने बना के आपको दिया हो आप भी उसी तरह का संबंध बनाइए, यही है रीजनिंग कुल मिलाकर के। ठीक है, कोई मतलब कि ऐसा नहीं होता कि इसका ये नियम है, नियम वगैरह इसमें कुछ भी नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि हम लोग आगे बढ़ें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिए हो गया ये वाला। अगले क्वेश्चन में ना आपको एक अंक की श्रृंखला दी गई है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें अगला अंक आने वाला कौन सा होगा। अब ये जो मतलब कि सीरीज दी हुई है थोड़ा सा मतलब कि अटपटी किस्म की है, हो सकता है थोड़ा आपको समस्या बन जाए, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखिए 1 के बाद 0 आ रहा है, 0 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 17, 17 के बाद 24, और अगला अंक कौन सा आएगा यही तो हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने जो सीरीज़ फॉलो किया है वो मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना संख्या को पहले स्क्वायर किया है और उसके बाद उसी संख्या को उसमें प्लस किया है या फिर कुछ और प्लस किया है। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग सपोज दैट पहले 1 को नहीं, पहले ना 0 को करते हैं। ठीक है, पहले अगर हम 0 का स्क्वायर करें और उसमें 1 प्लस करें। ठीक है, तो ये होता है ना कि क्रम से जो संख्याएं आ रही हैं उन्हीं को मतलब कि इनके द्वारा क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया और उसमें क्रम से ही जो संख्याएं हैं वो जोड़ी गई हैं। जैसे क्रम से क्या संख्याएं जोड़ी गई हैं, चलिए करके देखते हैं, ये ज़्यादा समझ आएगा, ऐसे बार बार सोचने से चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। सपोज दैट अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करें और उसमें 1 प्लस करें। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर आप करिएगा तो 0 ही होगा, लेकिन अगर आप उसमें 1 प्लस करेंगे तब तो 1 बन जाएगा ना, तो ये तो बन जाएगा। वहीं आप दूसरी संख्या को अगर हम लोग देखें कि 1 का स्क्वायर करें प्लस उसमें क्या करें, 1 करें, तो ये तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दें तब 0 बन सकता है। तो जैसा भी हो सके हम लोग को तो सब सारे के सारे साम दाम दंड भेद अपनाने हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरी जो संख्या हो गई वो भी खत्म। अगर हम लोग 5 की बात करें तो 2 को अगर हम स्क्वायर करें और 1 प्लस कर दें, यानी कि 2 दूनी 4 1 5, तो ये आ जाएगा।
तीसरी जो संख्या है, सपोज दैट अगर हम लोग इसमें 3 को स्क्वायर करें और -1 कर दें तो 8 बन जाएगा। तो ये सीरीज समझ आ गई। इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, ये पहली संख्या में स्क्वायर करके एक प्लस कर रहे हैं, दूसरी संख्या में स्क्वायर करके एक माइनस कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हम लोग 4 वाला देखें, मतलब 3 तक तो हो गया, अगली जो संख्या है वो 17 आ रही है, तो 4 का स्क्वायर करके एक प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 17। अगली जो सीरीज है उसमें हमें माइनस करना है, तो 5 को स्क्वायर करके एक माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24। अगली जो संख्या आएगी वो प्लस वाली आएगी। तो यहाँ 5 तक पहुँच आए हैं, तो इसका मतलब 6 के स्क्वायर करके +1 कर दीजिए, यानी कि 6 छंग 36 और 1 कर देंगे तो आपको ये बन जाएगा 37। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो तो 37 होगा, और 37 हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यहाँ पे। तो जब तक सीरीज को सॉल्व नहीं करते ना, तब तक तो कन्फ्यूजन बना रहता है कि मे बी प्लस किया गया है, मे बी माइनस किया गया है, पता नहीं उसी संख्या को स्क्वायर करके उसी को जोड़ा गया है या कुछ और किया गया है। तो इस वजह से जब ये सीरीज दिखे ना, तो 1-2 जो है अंक उसका सॉल्व कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद जो है अपने आप ही समझ आ जाता है कि आखिरकार इनके द्वारा इस सारणी में क्या किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये देखिए कथन कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि कथन दिया है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और इन्होंने कथन ये दिया है। उसके बाद ये तर्क दे रहे हैं कि हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। बात तो ठीक है। दूसरा क्या है कि हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनता जा रहा है। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर के जो कथन है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए, उसके पीछे का तर्क ये दे रहे हैं कि जो कॉलेज के छात्र हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और दूसरा कि केवल मतलब कि राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनता जा रहा है कॉलेज। और आपको सही उत्तर का चयन करना है, तो आप देखिए कि केवल और केवल दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, यानी कि दूसरा वाला जो तर्क है वो प्रबल है कि इस रीज़न की वजह से जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उसमें मतलब कि उस पर बैन लगाना चाहिए विद्यालय में। बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें, ये अच्छी बात है, लेकिन केवल पढ़ाई पे ध्यान दें ये ठीक बात नहीं है। ठीक है, हर तरह की चीज़ें उनको आनी चाहिए। इस वजह से केवल दूसरा वाला जो तर्क है वो प्रबल है, पहला वाला जो है वो प्रबल नहीं है। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा मतलब कि अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इनके द्वारा दिया गया है। इन्होंने रेल दिया है, कार दिया है, साइकिल दिया है, बस दिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो होगा वहीं से हम लोग शुरू करेंगे या फिर सबसे छोटा से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू किया जाए आप बताइए। तो जिस तरह से इन्होंने दिया हुआ है उस हिसाब से हम देखें तो इन्होंने ना छोटे से स्टार्ट किया, यानी कि सबसे छोटा जो है उससे स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो है वहाँ तक ले गए हैं। तो आप देखिए साइकिल जो होती है वो बेचारी पिद्दी सी होती है, तो इस वजह से 3 तो सबसे पहले आ जाएगा। 1 सेकेंड, 3 तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, साइकिल से तो थोड़ा बड़ी कार होती है तो इस पर 2 आ जाना चाहिए, और कार से थोड़ा बड़ी बस होती है अर्थात 4 आ जाएगा, और इन सबसे बड़ी होती है ट्रेन, तो इस वजह से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 3 2 4 1। अब देखिए अगर हमारे पास विकल्प में होता कि 4 2 सपोज दैट कोई ऐसा विकल्प होता जिसमें सबसे पहले इन्होंने ट्रेन को दिया होता यानी 1, फिर उसके बाद इन्होंने बस को दिया होता, फिर उसके बाद इन्होंने कार को दिया होता, और फिर उसके बाद इन्होंने साइकिल को दिया होता, तो हम लोग इसको भी ट्रिक कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने आरोही अवरोही यानी लंबाई के आधार पर बढ़ता या घटता कुछ दिया नहीं था ऑप्शन में। तो समझ ये ना कॉमन सेंस वाला चीज़ है कि जिस तरह का ऑप्शन दिया गया है उस तरह से आप उसको चूज करके सही उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो इस वजह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। अगले क्वेश्चन को देख, ये क्वेश्चन दिशा और दूरी का है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मज़ेदार टाइप का। क्या कह रहे हैं कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में, और फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे। अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है। इसके लिए ना सबसे पहले हमें दिशाओं के बारे में जानना चाहिए, तो हम लोग पहले दिशाओं को ही जान लेते हैं। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें 4 दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और वो 4 दिशाएं कौन सी हैं, वो है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो ईस्ट मतलब होता है पूर्व, वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और साउथ मतलब होता है दक्षिण। ये किस तरफ जा रही हैं ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इन 2 दिशाओं के मध्य ना कोण बनता है। ठीक है, तो आप देखिए इन सब के मध्य कोई ना कोई कोण बनता है, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए।
तो आप देखिए ये जो दिशाएं हैं इनको कुछ ना कुछ नाम तो दिया ही जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट के मध्य है, इस वजह से इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ये साउथ ईस्ट के मस्त है, इस मतलब मध्य है, इस वजह से इसको साउथ ईस्ट कहते हैं। वहीं आप देखिए ये साउथ वेस्ट के मध्य है, इस वजह से इसको साउथ वेस्ट कहते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट के मध्य है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी टोटल 8 दिशाएं जो हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है। अब आप जानिए कि 2 दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है। वहीं अगर आप इतना दूर घूम जाएंगे तो ये कितना बना देगा, ये बना देगा 90 डिग्री का कोण। और अगर आप यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएंगे तो ये टोटल जो है कितने का कोण बनाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और इसके साथ आपको और क्या जानना है, इसके साथ आपको ये भी जानना है दक्षिणावर्त और वामावर्त किसको कहते हैं। तो घड़ी की सुइयों की दिशा में घूम रहा है अर्थात दक्षिणावर्त घूम रहा है। अगर विपरीत घूम रहा है घड़ी की दिशा के तो समझ लीजिए कि वो वामावर्त घूम रहा है। जैसे आपने देखा होगा जो घड़ी होती है उसकी जो सुइयां हैं ना वो कैसे घूमती हैं, इस तरह से घूमती हैं, ऐसे है, ठीक है। यानी कि 12 से चली है अगर तो 12 पे सपोज दैट यहाँ से ये 12 से चली है, ठीक है, यहाँ से 12 से चली है तो ऐसे 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 करते हुए ये 12 पे आएगी, ठीक है। तो ये जो दिशा है ये क्या कहलाता है, दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। वहीं अगर वामावर्त की बात करें तो वो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा की बात करता है अर्थात इस तरह से घूमा तो समझ लीजिए कि वो वामावर्त घूम रहा है अर्थात घड़ी की सुइयों के विपरीत घूम रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए वहाँ पहुँचते हैं। तो यहीं पे हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि अनुज का जो मुख है ना वो उत्तर पूर्व की ओर है। सपोज दैट ये अनुज हैं और इनका जो मुख है वो उत्तर पूर्व की ओर, अभी बता के आ रहे हैं कि उत्तर पूर्व यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका मुख है। कह रहा है कि वह जो है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे। तो इसके लिए ना हमें अगर ढंग से हम लोग बना लेंगे तभी इस फ़ायदे में रहेंगे, वरना फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एक सेकेंड फिर से बनाते हैं तब ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। सपोज दैट कि ये अनुज है और इनका जो मुख है वो कहाँ है, ये है उत्तर पूर्व में, ठीक है। तो ये उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। कह रहा है कि वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे। अब अगर हम इनको 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो आप इनको यहाँ से घुमाइए, ठीक है। और इसके लिए ना आपको सारी की सारी रेखाओं को बना लेना पड़ेगा ताकि आपको पता रहे ना कि 90 डिग्री अगर ये घूम रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे, वरना फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। क्योंकि 2 रेखाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री का बनाने के लिए इनको इतना घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री घूम गए हैं, ठीक है। तो जो अनुज हैं ये अभी 90 डिग्री घूम गए हैं, कैसे, घड़ी की दिशा में। अब फिर कह रहे हैं कि फिर वो 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमे। तो अब आप इनको यहाँ से घुमा दीजिए वामावर्त अर्थात घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में और ये पहुँच जाएंगे यहाँ, ठीक है। ये यहाँ पहुँच गए। और ये कौन सी रेखा है, तो ये है हमारी नॉर्थ वेस्ट रेखा। उसके बाद ये आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री और घूमें। तो अगर ये यहाँ से भी 90 डिग्री और घूमेंगे तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे, ये पहुँच जाएंगे अपना साउथ वेस्ट में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब वो किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो साउथ वेस्ट में ही किस दिशा की ओर उन्मुख है। एक सेकेंड, हाँ कुछ गलती हो रही है क्या। कह रहे हैं कि वो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा, तो सही है, हमने 90 डिग्री इसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमाया। फिर वो यहाँ से वामावर्त 180 डिग्री घूमा, ठीक है। तो ये 90 हुआ और ये 90 यहाँ पे पहुँचा है। आगे कह रहे हैं कि फिर पुनः 90 डिग्री इसी दिशा में घूमा। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री वामावर्त और घूम गया तो ये यहाँ पे पहुँच के आ गया। सही है, एकदम सही घूमा है, बशर्ते हमने ना ज़्यादा ही मतलब कि दिमाग लगा के इसको क्या बोल दिया, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट थोड़ी ना है, ये साउथ और वेस्ट के मध्य की रेखा है तो ये साउथ वेस्ट होगी ना। तो इस वजह से हमको इसमें क्वेश्चन कहाँ खोजना है, साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट आपको कहीं दिख रहा है, साउथ वेस्ट ये है, ये ऑप्शन ए में, ठीक है। साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, इसके मध्य ये आके यहाँ पे टिके हुए हैं अर्थात ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो फिर से आप देख लीजिए कि ये सपोज ये देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे रेखा फटाफट बना लेंगे। उसके बाद देखिए ये स्टार्टिंग में यहाँ पे थे, यहाँ से ये 90 डिग्री इधर घूमे, इसके बाद इनको यहाँ से 180 डिग्री यहाँ तक घुमा दिया और आगे चल के फिर ये केवल और केवल 90 डिग्री आगे फिर से घूम गए तो यहाँ पहुँच आए हैं इस रेखा पे। और ये जो रेखा है ये कहाँ पे है, तो ये वेस्ट है, ये साउथ है अर्थात साउथ वेस्ट। और इस हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है। और
ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी संख्या सीरीज से है। क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं इसमें, देखिए कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 4 से 17 हो रहा है तो 7 से क्या होगा। अगर हम लोग इसको बहुत इजी वे में देखें कि अगर आप 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 16, और अगर आप इसमें एक प्लस कर दीजिए 17 हो जाएगा। उसी हिसाब से देखिए अगर आप 7 का स्क्वायर करिएगा 7 7 49, एक ऐड कर दीजिए 50। यहाँ ये तो सबसे ईजी वाला था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे क्या है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे हैं कि चश्मा का संबंध क्या होगा जैसे साइकिल का यूनिसाइकिल से है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, मोनोकल, पैडल, मिरर या फिर फेस। तो भैया मोनोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बता भी दिया गया कि जिस प्रकार साइकिल में 2 पहिए होते हैं तथा यूनिसाइकिल में केवल 1 पहिया होता है, उसी तरह चश्मे में 2 ग्लास होते हैं लेकिन मोनोकल में केवल 1 ग्लास लगा होता है। ठीक है, अब ये जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या है उसका नाम, वो जो अंतर्दृष्टि कौशल करके आता है ना, इंटरपर्सनल स्किल, ये उसका क्वेश्चन है। तो हम लोग रीजनिंग का अगला क्वेश्चन खोजते हैं कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो विलुप्त संख्या है वो आपको ज्ञात करनी है। 2 3 4 6 6 9 8 12 10, उसके बाद 10 10, फिर 12 18 14 21 16 24। ये आपके पास एक सीरीज दी हुई है और आपको इन्हीं 4 में से बताना है कि इस सीरीज में कौन सा नंबर भरा जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सीरीज किस तरह से बढ़ रही है। तो ये 2 से 3 जा रहे हैं, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद फिर से 6 आ रहा है, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 10, फिर उसके बाद आपको फिल करना है। तो इतना ही कर लेते हैं। फिल करने के बाद का भी जो सीरीज़ है वो उसी क्रम में चलेगा, ऐसा तो है नहीं कुछ स्पेशल हो जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या हो रहा है, कलर थोड़ा चेंज करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए 2 से 4 हो रहा है। ठीक है, 2 से 4 हो रहा है, यानी 2 प्लस हो रहा है, और 3 से 6 हो रहा है अर्थात 3 प्लस हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। तो देखिए फिर से करते हैं। 2 3 4 6 6, फिर 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 12, 12 के बाद 10, फिर उसके बाद आपको फिल ही करना है। तो फिर से देखेंगे कि 2 से देखिए 4 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है, फिर आप देखिए 4 से 6 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है अर्थात 2 प्लस हो रहा है। लेकिन नीचे वाले से ये सॉल्व नहीं होगा, तो ऊपर वाले में चलेंगे। 2 से देखिए, 2 से क्या हो रहा है, 2 से नहीं, 2 वाला तो हो गया ना। 3 से देखिए 6 हो रहा है अर्थात 3 प्लस हो रहा है। वहीं आप देखिए 6 से 9 हो रहा है अर्थात 3 प्लस हो रहा है। 9 से 12 अर्थात 3, तो 12 से आपको 3 प्लस कर देना है, क्या आ जाएगा 15। तो इस हिसाब से आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आना चाहिए 15। चलिए देखते हैं 15 जो है वो किस ऑप्शन में दिया हो। तो यहाँ देखिए 15 जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है, इस हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यदि समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करने से भी क्या है, क्योंकि एक ही बार में आपको सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दे रहे हैं रीजनिंग के। तो हाँ, आप कमेंट करके ये बता सकते हैं ताकि हम अगली बार थोड़ा ध्यान रखें। बाकी अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो हम ज़रूर दूर कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एक आध हमेशा ही बन जाते हैं, तो ये भी रैंकिंग का है। इसमें आपको बता रहे हैं कि एक कक्षा है जिसमें 31 छात्रों में जो अनुपम और सुनील हैं, इनका क्रम ऊपर से क्या है, तो अनुपम है ऊपर से 7वें और सुनील है ऊपर से 11वें। कक्षा में नीचे से उनका क्या क्रम होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास विकल्प जो है, ये सारे विकल्प आपको दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, जानते हैं क्या, टोटल में से जो मतलब नंबर है उसको माइनस करके एक ऐड कर दीजिए। मतलब ऊपर से जो क्रम दिया हुआ है टोटल में उसको माइनस करिए और एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वो नीचे वाला आ जाएगा। जैसे आप देखिए 31 टोटल छात्र हैं। ठीक है, जो अनुपम है इनका ऊपर से क्या है 7वां है, तो इन्हें 7 इसमें माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 7 गए तो 7 4 11 हो जाएगा 2, यानी कि 24, और एक ऐड कर दीजिए 25, यानी कि इनका जो नीचे से क्रम होगा वो 25 होगा। ठीक है, तो 25 ये देखिए केवल एक ही में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब एकदम सिंपल सा ये क्वेश्चन माना जाता है। कहते हैं ना, सेत मेत में जो नंबर लेगा है वो करे लिए ये है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। अगर टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या आपको दी है कि हाँ इस क्लास में इतने टोटल बच्चे हैं, किसी बच्चे का ऊपर से दिया हुआ है कि ऊपर से इतने नंबर पे आ रहे हैं, तो नीचे से इनका क्या होगा, तो टोटल में से जो ऊपर का नंबर दिया है उसको माइनस करके केवल एक प्लस कर दीजिए, उसी से आपका उत्तर जो आएगा वही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है,
अब एक बहन ने जो है कहा था कि मैम पूरा का पूरा करवा दीजिए, मतलब कि रीजनिंग वाला सेक्शन, तो इस वजह से हम लोग रीजनिंग का करवा रहे हैं। अगर आप लोग कहते कि आप अंग्रेजी का करवा दीजिए तो हम अंग्रेजी को कराते। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए ये भी नंबर सीरीज आ रहा है, सॉरी नंबर नहीं है, ये लेटर सीरीज है। तो चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि आपको मिसिंग लेटर जो है इस सीक्वेंस का बताना है कि कौन सा होगा। तो सॉल्व करेंगे, इसके लिए ना हमें वही नंबरिंग इसका कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। तो अभी हमने देखा था कि ओ का 15 होता है, तो पी का क्या होता है 16, पी के बाद जस्ट पी के बाद आता है क्यों, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है। यन, तो ओ का अगर 15 होता है तो यन जो है 15 मतलब कि ओ के जस्ट पहले आता है, तो यन के बाद वो आता है अर्थात 14। के का क्या हो जाएगा, और देखिए जे का होता है 10। ठीक है, तो के का क्या हो जाएगा 11, क्योंकि जे के जस्ट बाद ही आता है 11। ठीक है, अब आपको ये छूटा हुआ है ई जो है इसका होता है 5। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 14 3 17, तो 14 3 17 अर्थात इधर 3 प्लस हो रहा है, तो हम लोग ना इस साइड से चलते हैं। अगर हम देखें 5 में हम 3 जोड़ें तो 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ 8 अगर आए तो 8 में 3 जोड़िए 11 होगा, 11 में आप 3 जोड़िए 14 होगा, अर्थात ये बस एकदम सॉल्व हो गया है। अब आपको ना 8 अंक पे कौन सा जो है हमारा लेटर आता है वो आपको बताना है। तो 8 पे यच आता है, इस हिसाब से इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि यच। ठीक है, नंबरिंग कर लेने से ना ये जो लेटर सीरीज है ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाती है। इसी वजह से नंबरिंग तुरंत किया करिए। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक पता हो, इजोटी को याद करके रखिए, उसके बाद फिर इधर उधर हाथ पैर लग जाता है, मतलब काम बन जाता है कुल मिला करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए कह रहे हैं कि अंक युग्म समूह को चुने जो मतलब कि अन्य से भिन्न हो। तो चलिए देखते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। 8 से 25 हो रहा है, तो बस 8 3 24 1 25 22 3 66 1 67 18 3 54, यही वाला गलत है भैया। 18 3 54 एक जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। ये देखिए 15 3 45 एक जोड़ेंगे 46। ये तो ये बहुत सिंपल सा था। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। अगला देखिए, ये देखिए कह रहे हैं ए बी मतलब ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, ई डी की माँ है। ठीक है, और तो बी ई में किस प्रकार जो है संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसके लिए ना आपको ले चलते हैं बढ़िया एकदम फ्रंट पेज पे, ताकि आसानी से इसको सॉल्व किया जा सके। वैसे यहाँ भी जगह है, यहाँ भी सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा बनाया जाएगा तो हो जाएगा काम। स्टार्ट करते हैं कि ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। तो ए और बी ये क्या है, भाई और बहन। तो ए क्या है, भाई, अर्थात यहाँ प्लस होगा, बी होगा बहन यानी कि माइनस। ठीक है, कह रहे हैं कि सी जो है ना वो ए का पिता है। इसको थोड़ा नीचे करेंगे तब फायदे में रहेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे शुरू करते हैं। ए भाई है, बी जो है वो बहन है। ठीक है, तो इस तरह का इसमें संबंध बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो ए और बी भाई बहन है। आपको कह रहे हैं कि सी ए का पिता है, सी जो है वो ए का पिता है। जब पिता को बनाना होता है ना तो ऊपर साइड ले जाते हैं, तो ये पिता है। माता पिता किसी को बनाना होगा तो ऊपर साइड एरो ले जाते हैं, नीचे साइड बच्चे के लिए लाते हैं। तो सी जो है ए का पिता है, तो जाहिर सी बात है कि बी का भी पिता हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि डी सी की बहन है। तो ये जो डी है भैया ये कौन है, डी जो है वो सी की बहन है, अर्थात इन दोनों की बुआ है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जो ई है वो डी की माँ है, डी की माँ जो है वो कौन है, ई है। तो डी की मम्मी कौन हो जाएंगे भैया, ई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये ई है और ऊपर से मम्मी है। ठीक है, तो ये ई जो है वो डी की मम्मी है, ई जो है वो डी की मम्मी है, अर्थात सी की भी मम्मी हुई और इन दोनों की क्या हुई, दादी हुई। चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि बी का ई से क्या संबंध है। तो बी का ई से क्या संबंध, पहले ही बता दिया कि दादी है। तो दादी कहाँ है भैया, तो अगर हम लोग किसका पूछ रहे हैं, बी का ई से संबंध, तो बी जो है वो ई से कैसे संबंधित है, पोती है भैया, पोती। ठीक है, पोती कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, कहते हैं ना ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो ये ना आप 1-2 बार खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे ब्लड रिलेशन वाला इस तरह से ग्राफ बना करके, तब आप कुछ चीज़ें खुद समझ आएंगी। किसी एक के द्वारा बताए जाने से हमेशा नहीं समझ आता, जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि यदि किसी कोड भाषा में यल सी इनको 6 लिखा गया है, टी ई को 10 लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में पी डी को क्या लिखा जाएगा। तो यल सी को 6 लिख रहे हैं, कैसे यल और सी को 6 लिखा जा रहा है, चलिए देखते हैं।
सी का होता है 3 और यल का क्या होता है, अगर हम लोग देखें तो जे का क्या होता है, जे का होता है 10, के का 11, तो यल का होगा 12। ठीक है, तो 12 और 3, ये 6 कैसे आ रहा है, 12 3 15 होता है, 3 चौक 12 होता है, तो कैसे इनके द्वारा 6 लाया जा रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या पता इससे कोई आइडिया लग जाए। टी का होता है 20 और ई का होता है 5, तो 20 और 5, ठीक है, 5 कैसे ये लोग 10 ला रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है ना। तो 20 का अगर हम लोग देखें तो 20 पंचे 100 आ गया समझ। देखिए इन्होंने क्या किया है, 20 और 5 को किया है मल्टीप्लाई और जो आ रहा है उसका इन्होंने निकाल लिया है वर्गमूल। ठीक है, तो 20 पंचे 100 हुआ, इसका अगर आप वर्गमूल करेंगे तो 10 का ही तो होता है 100, तो बस हो गया, मिल गया कि। वैसे ही आप देखिए 12 12 3 36, 36 जो है ये किसका वर्ग होता है, 6 का, तो ये हो जाएगा 6। अब बचा हमारे पास क्या, हमसे पूछ रहे हैं पीडी का क्या होगा, तो देख लेते हैं पीडी का क्या हो जाएगा। डी का होता है 4, ठीक है, पी का क्या होगा, तो ओ का होता है 15, तो पी का हो जाएगा 16, तो 16 चौको 64, ठीक है, ये किसका वर्ग हो जाता है 64, तो ये हो जाएगा 8 का। इस हिसाब से इसका जो उत्तर निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 8। ठीक है, अब देखिए बार बार प्रैक्टिस से ही ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। अगर मुझे ये चीज़ 1 मिनट के अंदर समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि मैंने बार बार प्रैक्टिस की होगी तभी समझ आ रही है, वरना वैसे नहीं समझ आता है। तो आप भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये ना मैथ्स में सॉल्व करिएगा, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मतलब मैथ्स देख के ना सिट्टी पिट्टी मेरी गुल हो जाती है, तो मैं मैथ्स से बहुत दूर दूर रहती हूँ। हाँ रीजनिंग मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि अगर आपको रीजनिंग पढ़ने में अच्छा लगता है तो मैथ्स आना चाहिए, पर मेरी तो हवा टाइट हो जाती है। मैं मैथ्स के क्वेश्चंस देख कर ही अपना मतलब होता है ना कि जो मैथ्स है वो मतलब एकदम थर्रवा देता है, उस टाइप की बातें हैं कि वो शेर की जैसे एकदम गुर्राता है और फिर हमारी हालत टाइट हो जाती है। खैर चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको कहना है कि चलो लुप्त पद के लिए सही विकल्प का चयन करो। चलिए देख लेते हैं, तो ए बी सी से इनका 6 आ रहा है, ठीक है, ए बी सी से ये 6 कैसे ला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए ए का होता है 1, बी का 2 होता है और सी का होता है 3, और इससे इन्होंने ला दिया है 6। अच्छा सॉरी, दूसरा देखिए ई का होता है 5 और एफ का होता है 6 और जी का होता है 7, तो इन्होंने इसका 210 लाया है। आई का 9, जे का 10, के का 11, और इससे इनका द्वारा क्या लाया जाएगा वो आपको बताना है। क्या किया होगा इन्होंने ए बी सी को 6 लाने के लिए। अगर हम देखें तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 7 बजे 35 छक्का, क्या 35 छक्का 210 होता है, काउंट करके देख लेते हैं। 35 छक्का 210, 56 30 के 0 हासिल 3, 6 18 2 20, हाँ तो हो रहा है, समझ गए क्या इन्होंने किया। अब देखिए पहले वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 ऐसे आया। फिर देखिए 7 बचे 35, 35 छक्का 210, वैसे ही हम लोग कर लेंगे 11 9 99, और 99 गुणे 10 क्या हो जाएगा, तो 990 हो जाएगा। उत्तर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब एक आते क्वेश्चन बचा होगा, देखिए ये इसको भी मैथ्स का ही है, इसको नहीं देखना हमें, हाँ ये वाला देख लेते हैं। तो ये तो भैया एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। अब इसमें ना इन्होंने आपको खुद से बता दिया है कि ई जो है उसकी वैल्यू 5 मानिए और उसके बाद इन सबको सॉल्व कीजिए क्या से आया है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने सबका जो है नंबरिंग करके उसको प्लस ही किया होगा, तो यही करते हैं। तो ए का देखिए क्या होता है, ए का होता है 1, यम का क्या होता है, मेरे ख्याल से 13 होता है, ई का 5 हो जाएगा, और अगर यम का 13 होगा तो यन का 14 हो जाएगा, डी का 4 होता है, यम का 13, ई का 5, यन का 14 और टी का 20। देखो बहुत मुश्किल हो जाएगा जोड़ना इसको, तो क्या इसको जोड़ने से 89 आएगा, ओहो गड़बड़ आ गया, 89 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप जोड़ लीजिएगा। हम लोग सेक्रेटरी का देख लेते हैं, क्योंकि जोड़ने में सेक्रेटरी, क्योंकि इसको तो जोड़ेंगे ही ना। यस का क्या हो जाएगा, तो टी का अगर 20 होता है तो यस का क्या हो जाएगा 19, ठीक है, 19 प्लस ई का 5 करिए, सी का 3 करिए, आर का करिए 18, फिर ई का देखिए 5 और बी का हो जाएगा 20, फिर 1, फिर 18, फिर उसके बाद 25, ठीक है। तो ये जो है हमने इसका नंबरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे ऐड। मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है,
भैया मैं लास्ट वाले को काटते हुए प्लस करती हूँ ताकि मुझे मतलब कन्फ्यूज़न ना हो। जैसा कि मैं बता रही हूँ मैथ्स देख के ना हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब मैथ्स बहुत टफ है, लेकिन होता है ना बचपन से अगर आपने किसी सब्जेक्ट को लेकर के हवा बना लिया है तो फिर समझ लीजिए कि वो आपके ऊपर चढ़ लिया है, फिर मुश्किल है कि आप उसको इस उम्र में जा कर के सुधार कर पाएँ। तो होता क्या है कि अगर मैं जोड़ने बैठूँ कभी कभी सपोज अगर पापा खड़े हों और मुझे कुछ जोड़ना हो जाए ना तो मैं कब 5 मतलब कि 50 को कब मैं 500 लिख दूंगी मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो ये डर है और भगवान करे कि इस तरह का डर किसी को ना हो, स्पेशली जब हम लोगों के घर में कोई बच्चा हो ना तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस तरह का डर हावी ना होने पाए। जब मैथ्स उस बच्चे को नहीं आ रही है तो जो पेरेंट्स हैं वो उसको पीट पाट के सिखाने का कोशिश ना करें। और मेरी जो कंडीशन है मैथ्स को लेकर के ना, इसके पीछे का रीज़न यही है। पापा बचपन में खूब पीट पीट के पढ़ाने की कोशिश किया करते थे कि मैथ्स आए जोड़ घटाना आए बहुत ज़रूरी है, आया ही नहीं, पीटने से कुछ हुआ ही नहीं। तो इस वजह से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले जो इजी नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले 5 देखिए तो 8 5 13, ये एक 14 हो जाएगा। 14 5 होता है 19, 19 1 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 9 क्या हो जाएगा 35 9, ये होना चाहिए 9 5 14 यानी कि 44। तो यदि हम 44 का 4 देखें तो हासिल भी आ जाएगा 4। ठीक है, उस हिसाब से फिर हम देखेंगे 1 2 2 2 4 4 2 6 6 4 10, क्या 100 नहीं 6 4 10 कहाँ, कुछ तो मिस हो गया, फिर से करते हैं हम। 2 2 1 3 3 1 4 3 3 3 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 4 11 होगा। देखिए 7 4 11 होगा, हाँ गलती मत करिएगा। फिर से देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखिए 44 का 4 हमने लिखा था। अब फिर देखिए ये 2 2 के बाद एक जोड़ा 3 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 और 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11। इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा 114। और 114 दिया था मतलब कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, बशर्ते अगर वो होता है ना कि एक मैथ्स का जो है विकार होता है, हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं जो चाइल्ड पैडागोजी होता है, उसमें मैथ्स से रिलेटेड एक मतलब विकार होता है जो बच्चों में ना मैथ्स को मतलब डिसकैलकुलिया करके, तो वो होता क्या है कि नंबर्स देख कर ही बच्चों को डर लग जाता है। तो भगवान करे कि अगर आपके भीतर उस तरह का जो विकार है वो नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी जाता है। ठीक है, चलिए मजाक की बात थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ जो हमारा 2023 का क्वेश्चन था रीजनिंग वाला सेक्शन वो सॉल्व होता है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, अब हम लोग 2022 वाले सेक्शन पे चलते हैं।